हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शानदार कॉमिक्स षड्यंत्र सुपर कमांडो ध्रुव की। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स षड्यंत्र सुपर कमांडो ध्रुव। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट, नागराज ध्रुव, डबल एक्शन ईयर 1997। आज से लगभग 2 साल पहले हिमालय की तराई के एक छोटे से गांव के करीब रात का अंधेरा कुछ पलों के लिए दिन के उजाले में बदल गया। आग की लपटों से घिरी हुई चमकती चीज जमीन की तरफ भीषण गति से गिर रही थी। कुछ ही पलों के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। वह उल्का जैसी वस्तु जमीन का सीना चीरती हुई अंदर समा गई। कड़ूम। और जब गांव वाले घटनास्थल पर पहुंचे तो जमीन तो आश्चर्य रूप से गर्म थी, लेकिन किसी गड्ढे का कोई नामो निशान नहीं था। जमीन वापस समतल हो गई थी। गांव वाले इस आश्चर्य घटना से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने वह जगह छोड़ दी। गांव वीरान हो गया। लेकिन उस वक्त यह किसी को आभास नहीं था कि 2 साल के बाद जमीन में धसी वस्तु एक बार फिर उभरेगी और टकराएगी ध्रुव से, जब ध्रुव के खिलाफ लचा जाएगा एक कुटिल षड्यंत्र। इस षड्यंत्र की शुरुआत तब हुई जब भारत के टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर शाह और डॉक्टर वेंकट राजू ने ध्रुव का मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन किया था। ध्रुव की ट्रेनिंग की शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन समस्याएं तब से शुरू हुई जब नारका जेल से छूटे एक सुपर विलेन सुपरनोवा ने स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में रखे लेज़र वेल्डर को चुरा लिया और उसकी मदद से एक लेज़र तोप बनाकर उसका निशाना संसद भवन पर तान दिया। ध्रुव ने सुपरनोवा से टकराया जरूर, मगर सुपरनोवा के हाथों आंखों की रोशनी गंवा बैठा, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। ध्रुव ने अंधा होने का नाटक सुपरनोवा की स्कीम को गहराई से जानने के लिए किया था। ध्रुव की इस चाल ने सुपरनोवा की योजना की धज्जियां उड़ाकर रख दी और उसे जेल हो गई ताड़। लेकिन इस घटनाक्रम की खबर नारका जेल में बंद नास्तिदमस को नहीं थी। दरअसल अपनी योजना की सफलता के लिए सुपरनोवा ने नास्तिदमस की अंतरिक्ष वेधशाला का इस्तेमाल किया था, जिसका पता नास्तिदमस ने सुपरनोवा को इस शर्त पर बताया था कि सुपरनोवा उसको नारकल से छुड़ा लेगा। उसने ठान लिया कि अब बगैर किसी की मदद के ही वह जेल से फरार हो जाएगा और सबसे पहले सुपरनोवा को धोखेबाजी की सज़ा देगा, और उसके लिए उसे जाना होगा राजनगर। ये सब आप पढ़ चुके हैं राज कॉमिक्स में, सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स अंधी मौत में, जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। ध्रुव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं अगर आपने वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है। अभी इससे आगे कहानी इसमें शुरू होगी षड्यंत्र, जो षड्यंत्र सीरीज की आखिरी कॉमिक्स है। राजनगर, जिसका अपराध जगत यानी अंडरवर्ल्ड कभी भय से कांपता थरथराता रहता है, तो आज उसमें खुशी की लहर दौड़ रही थी। टन चीयर्स, ये जाम हमारी कामयाबी के नाम। कामयाबी तो अब मिलकर ही रहेगी केशी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमारी सारी गतिविधियों को लगभग बंद कर दिया था, अब वही राजनगर से दूर जा रहा है। सिर्फ राजनगर से दूर नहीं, इस चचेरे इस पृथ्वी से भी दूर जा रहा है। अंतरिक्ष में जा रहा है। भगवान करे वह अंतरिक्ष में ही घूमता रहे, वापस ही ना आए, आमीन। वैसे भी अगर वापस आ भी गया तो कम से कम 10 दिन बाद ही आएगा, और 10 दिनों में हम राजनगर को मोजे की तरह पलट कर रख देंगे। एक और जाम हमारे दुश्मन सुपर कमांडो ध्रुव की मौत के नाम। भगवान करे हमारी ये मुसीबत हमेशा के लिए दूर हो जाए। केशी और चचेरे की दुआ सही होने की बजाय फिलहाल उल्टा असर दिखा रही थी, क्योंकि ध्रुव नाम की मुसीबत उससे दूर जाने की बजाय उसके पास आ रही थी। पास, ताड़ और पास, और फिर सामने सुपर कमांडो ध्रुव यहाँ पर तड़ाक। कितनी बार कहा ए केसी की रात बिरात शैतान की बातें मत किया कर। याद किया और शैतान हाजिर हो गया। शैतान, घबरा मत चचेरे, इसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच है केसी, फिलहाल तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बारकों के मरने के बाद तुम राजनगर के सबसे बड़े माफिया डॉन बन गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ओह, यानी तुमको भी केसी की मदद की ज़रूरत पड़ गई है, बोलो। बारकों की मौत जो है कमांडर नताशा कॉमिक्स में हुई थी। अगर आपने वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो हमारे चैनल पे जाके ध्रुव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। मैं अगले कुछ दिनों तक राजनगर में नहीं रहूँगा। उन दिनों में या तो रातों में राजनगर में कोई भी अपराध हुआ, किसी की चैन खींची गई, तो मैं पुलिस के पास नहीं तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि राजनगर का हर छोटा बड़ा लफंगा आजकल तुम्हारे इशारों पर ही नाचता है। और अगर ऐसा हुआ तो मैं ना तो तुमको पुलिस स्टेशन ले जाऊँगा, ना ही अदालत। सारा मामला यहीं पर निपटा दूंगा। उम्मीद है तुमसे दोबारा मुलाकात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्रुव यह नहीं जानता था कि राजनगर में एक ऐसा अपराधी
आने वाला है जिस पर केसी का जोर चलने वाला नहीं था। और वह बिन बुलाए मेहमान आने वाला था नारका जेल से। उसका नाम था नास्ते तमस। नारका जेल के इन मूर्ख कांटों को इनका भविष्य बता बताकर मैंने इनको यह कंप्यूटर लगाने को राज़ी कर दिया। ये समझते हैं कि मैं इस पर इनका कंप्यूटराइज्ड भविष्य बताऊंगा, लेकिन इस कंप्यूटर से मुझे कुछ और ही काम है। अब मुझे इंतजार है उन रत्नों का जो मेरे पास आती होंगे। नास्ते तमस, मैं वो रत्न वाली अंगूठी ले आया हूँ जो तुमने मुझे पहनने को कही थी। तुमने कहा था तुम इन रत्नों को चेक करके मुझे बताओगे ठीक है या नहीं। ज़रूर, लाओ अंगूठियाँ, ये लो। अब तुम मेरे पास कल सुबह आना। रात में इन रत्नों की क्वालिटी को जांच पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है नास्ते तमस, मैं सुबह आऊँगा, लेकिन सुबह मैं यहाँ नहीं मिलूँगा। मूर्ख, अगर तू मेरी फाइल ध्यान से पढ़ता तो जान जाता कि नास्ते तमस इन रत्नों के जरिए ग्रहों से आने वाली किरणों को सोखता है और फिर एक खास एम्पलीफायर के जरिए उन किरणों को घातक स्तर का बना देता है। और आज मैं इस एम्पलीफायर से बनाऊंगा इस सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के पुर्जों से। नास्ते तमस को एम्पलीफायर बनाने में लगभग 3 घंटे का समय लगा। काम पूरा हो गया। इस कंप्यूटर ने और किसी का भविष्य चाहे बनाया ना हो, लेकिन मेरा तो बना दिया। अब नास्ते तमस को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले बुध ग्रह की गर्म सतह की गर्मी से इन सलाखों को पिघलाया जाए और फिर वो सलाखों के पिघलते ही अलार्म बज उठा। बहुत बुरा हुआ। वी वी वी। मैं किसी का नुकसान करना नहीं चाहता था, लेकिन अब तो मजबूरी है। गार्ड आते ही होंगे। आ गए और मेरे पास और घातक हथियार है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच घूम रही एस्ट्रॉयड बेल्ट की चट्टानों के टुकड़े। वो रहा। नास्ते तमस की इस रिंग का मैं वाकई दीवाना था। ये रत्नों की शक्ति का बहुत ज़बरदस्त थी। चट्टानों के वारों ने गार्डों को वहीं पर रोक दिया, लेकिन नारका जेल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी। मेरे पीछे से भी गार्ड आ रहे हैं। जल्दी ये गलियारा गार्डों से भर जाएगा। मैं बिना वजह इनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, इसलिए मैं खुद को यहाँ से गायब होने का इंतजार करता हूँ। शुक्र है कि घने बादलों की मदद से नास्ते तमस का शरीर घने बादलों के बीच में घिरने लगा और फिर गाढ़े बादलों में कॉरिडोर के पूरे तरह से घेर लिया। हाथ को हाथ सुझाई देना बंद हो गया। बादल छटने से पहले ही नास्ते तमस नारका जेल से बाहर निकल चुका था। बुध ग्रह की ठंडी सतह से आती किरणों की मदद से हवा में मौजूद जलकणों को जमाते हुए उन पर भागने का रास्ता तैयार कर सकता हूँ। और अब मैं सीधा राजनगर जाकर ही रुकूंगा और सबसे पहले सुपरनोवा को सजा दूंगा उसकी धोखेबाजी की, और फिर निपटूंगा उस दुष्ट डॉक्टर साहब से जिसकी वजह से मुझे नारका जेल की सैर करनी पड़ी। नास्ते तमस के भागने की खबर फैलने में भी काफ़ी समय था, क्योंकि बगैर नास्ते तमस को पकड़ने का प्रयास किए बिना नारका जेल ये बात प्रेस वालों को बताने वाले नहीं थे। लेकिन ध्रुव इस खबर से अनजान था। कमाल है, ऋचा के फ्लैट में अब तक ताला बंद है। लगभग 1 महीना हो गया उसको बिना बताए बाहर गए। अब तक तो उसको वापस आ जाना चाहिए था। समय भी क्या कमाल की चीज़ है। कल तक मेरी ज़िंदगी में 2 लड़कियां थीं, नताशा और ऋचा। आज दोनों ही मुझसे दूर जा चुकी हैं। नताशा अपराध की दुनिया में और ऋचा ना जाने कहाँ पर है। ध्रुव का ध्यान जल्दी ऋचा से हटकर नताशा से हटकर कहीं और जाने वाला था। ऋचा ही ब्लैक कैट है। क्योंकि नास्ते तमस अपना ध्यान राजनगर पर केंद्रित कर रहा था। ओह, मेरे यहाँ आने से पहले ही सुपरनोवा ध्रुव से पिटकर जेल पहुँच चुका है। और ये क्या, ध्रुव मंगल ग्रह पर जा रहा है। उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर शाह है। वह कमीना डॉक्टर शाह तो कोई सही काम कर ही नहीं सकता। ज़रूर कहीं पर कोई गड़बड़ है। मुझे इस प्रोजेक्ट की बारे में छानबीन करनी पड़ेगी। शायद इस छानबीन के जरिए मुझे उस कमीने से बदला लेने का मौका मिल जाए। नास्ते तमस को स्पेस कंट्रोल सेंटर के गोदाम तक पहुंचने में कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई। इस सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म मुझे गोदाम के अंदर तक पहुंचा देगी, और जब तक ये होश में आएगा तब तक मैं अपना काम करके यहाँ से निकल चुका हूँगा। और फिर गोदाम में, अच्छा तो ये है रॉकेट के पुर्जों का गोदाम। यानी कम से कम रॉकेट तो बनाया जा रहा है अब कहीं और। पर ये क्या, ये रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन में लगने वाले आइसोटोप प्रोपेलर का कंटेनर है। लेकिन यह क्या चक्कर है, इतने छोटे कंटेनर में तो आइसोटोप प्रोपेलर समा ही नहीं सकता। यानी कुछ गड़बड़ ज़रूर है। आइसोटोप प्रोपेलर टू बी यूज्ड ओनली ऑन क्रायोजेनिक इंजन। मैं भी सरकारी कर्मचारी रह चुका हूँ। छोटे कंटेनर में बड़ा माल मंगाने के कई तरीकों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ज़रा चेक करके देखा जाए अगला माल कब और कैसे है, उसी सारा मामला साफ हो जाएगा। यह रहा अगला माल, कल ही आ रहा है। राजनगर बंदक आके चिवागो नाम के मालवाहक जहाज पर। तुम कंप्यूटर पर क्या कर रहे हो, हटो वहाँ से। जा रहा हूँ, इस पर जूल दूँ गई थी, साफ़ कर रहा था। अब सवाल यह है कि डॉक्टर साहब की पोल कैसे खोली जाए। मैं खुद तो नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की पुलिस मेरी तलाश कर रही है होगी। अब मैं डॉक्टर साहब पर उसके अपने हथियार से ही हमला करूंगा। मैं सुपर कमांडो ध्रुव को फ़ोन करता हूँ। एक गुमनाम फ़ोन कॉल। अगले दिन राजनगर के व्यावसायिक बंदरगाह पर। संभाल कर माल उतारना, भारत सरकार का माल है, ये बहुत कीमती है।
माल उतारने की प्रक्रिया कैप्टन के अलावा और कोई भी ध्यान से देख रहा था या कोई और था? सुपर कमांडो ध्रुव, मुझे किसी गुमनाम कॉल की सूचना दी गई थी। इसकी पहली बात तो सही नहीं की थी कि रॉकेट के पुर्जे जिवागो शिप पर ही आने कर आए, पर मुझे उसकी दूसरी बात भी सच लगती है, क्योंकि वह कुली जिस आसानी से उस कंटेनर को उठा रहा है, धम, उसे देखकर साफ पता लग रहा है कि ये कंटेनर धबाब खाली हैं। ए कौन हो तुम? चर, वह गुमनाम कॉल एकदम सही थी। ये सारे के सारे कंटेनर खाली हैं। धड़ाक। ए मिस्टर, मैंने पूछा कौन हो तुम? यह तो तुमको पता चली जाएगा मैं कौन हूँ, लेकिन तुम पहले बताओ इन कंटेनरों में भरे रॉकेट के पुर्जे कहाँ हैं? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, सरकारी मामला है। इसमें अगर तुम अपनी टांग अड़ाओगे तो तुम्हारी टांग तोड़ दी जाएगी। तुम जैसे लोगों के मामले में टांग अड़ाना तो मेरी पुरानी आदत है। तो फिर तुम्हारी गर्दन को तोड़ना ज़्यादा ठीक रहेगा। इस गर्दन को तोड़कर इसकी लाश को पानी में फेंक दो। कैप्टन का आदेश मिलते ही मनोमाल उठाने वाले मजदूर ध्रुव की तरफ लपके और ध्रुव का सिर लोहे जैसी मजबूत शिकंजों में कस गया। आहा, इन शिकंजों से अपनी गर्दन को छुड़ा पाना असंभव काम लगता है। अब एक ही रास्ता है, ये जैसे ही मेरी गर्दन को तोड़ने के लिए घुमाएगा तो मैं उसी पर अपने शरीर को भी उसी दिशा में घुमा दूंगा। धाड़, और फिर ये बेहोश हो जाएगा और मैं याद धाड़। ध्रुव के आज़ाद होने के बाद दो कुली भी ध्रुव की तरफ लपके। धड़ाक, लेकिन आशा के अनुरूप ही। धमम, तड़ाक। लड़ाई 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चली, लेकिन मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तेरी किस्मत में शायद गोली खाकर ही मरना लिखा है। तुझे गोली मारने से कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इस वक्त तू एक ही है और मेरे जहाज पर बिना इजाज़त के घुस गया है। वैसे तो गोलियों से मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें ट्रिगर दबाने की परेशानी से बचाना चाहता हूँ। ध्रुव के गोल होंठों से एक खास धुन की सीटी निकली और कैप्टन के हाथों से छूटकर पिस्तौल दूर जा गिरा। ची 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 ची। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव का मुक्का कैप्टन से पूछताछ कर पाता, ध्रुव रुक जाओ, एक आवाज़ ने उसको बीच में रोक दिया। तुमको मैं पहचानता हूँ, तुम तो डॉक्टर वेंकट राजू के पर्सनल सेक्रेटरी हो। तुम शायद खाली कंटेनरों को देखकर उत्तेजित हो गए हो, लेकिन ये कंटेनर खाली आने वाले थे। तुम तुरंत डॉक्टर साहब डॉक्टर वेंकट राजू से बात कर लो, तुम्हारी सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। ध्रुव को तो उसके सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से मिल ही जाने वाले थे, लेकिन कहीं और पर सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं और नहीं मिल रहे थे। हमको पृथ्वी के इस ग्रह के अनुसार 2 साल बीत चुके हैं टार, लेकिन अब तक ना तो हमको ढूंढने कोई आया, ना ही हम अपने ग्रह तक मदद के लिए कोई सिग्नल भेजने में सफल हो पाए हैं। हिम्मत रखो नाडारा, हम खोजी हैं और हमारा इतने समय तक गायब रहना स्वाभाविक बात है। थोड़े समय के लिए हमको ढूंढने के लिए ज़रूर निकलेंगे। वैसे भी इस सिग्नल यंत्र को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक इस ग्रह के चारों तरफ बनी ओजोन गैस की परत हमारे सिग्नल को रोक रही थी, सिग्नल बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जो करना जल्दी करो टार। कुछ दिनों तो पहले ये इलाका वीरान था, लेकिन अब यहाँ काफ़ी चहल पहल हो गई है। ये यहाँ पर कोई मशीनी ढांचा खड़ा कर रहे हैं, उसे ही मैंने देखा है। पर अब मशीनी ढांचा है किस चीज़ का? वह मशीनी ढांचा था उस रॉकेट का जिसे डॉक्टर वेंकट राजू और डॉक्टर साहा मंगल ग्रह भेजने जा रहे थे। लेकिन इसी वक्त दोनों का ध्यान रॉकेट में नहीं था। अभी अभी मेरे पर्सनल सेक्रेटरी का फ़ोन आया है, मेरे पास गड़बड़ हो गई। ध्रुव अभी न जाने कैसे जिवागो शिप पहुंच गया और उस पर आने वाले खाली कंटेनर भी देख लिए। क्या? वह शिप तक पहुंचा कैसे? उसको एक खबर किसने दी? कंटेनर खाली आ रहे हैं? पता नहीं, लेकिन अब शायद हमारी पोल खुलकर रहेगी। मैं ही गधा था जो तुम्हारी स्कीम में शामिल हो गया। घबराओ मत, ध्रुव को तो शक हो गया है, लेकिन मैं मामला संभाल लूँगा। अब खतरा बढ़ गया है। तुमने ध्रुव को अंतरिक्ष यात्री बनाकर बहुत बड़ी गलती की है वेंकट राजू। अब या तो ध्रुव को रास्ते से हटाना पड़ेगा या फिर रॉकेट को ठिकाने लगाना होगा। और ये काम होगा कैसे? हम ये काम कैसे कर सकते हैं? हमने ये काम नहीं करेंगे वेंकट, लेकिन मेरी जान पहचान में एक ऐसे आदमी से है जो एक ऐसे कातिल का इंतजाम कर देगा ध्रुव को रास्ते से हटा सके। कौन है वह? वह है राजनगर का माफिया डॉन केशी। डॉक्टर साहा ने केशी से संपर्क करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। तुझे ध्रुव को ख़त्म करने के लिए आदमी चाहिए साहा? वाह वाह, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय किलर रिंग को जानता हूँ जो ऐसे कई हत्यारे सप्लाई करता है, लेकिन वह रेट बहुत ज़्यादा है, वरना हो मैं ही किसी हत्यारे को बुलवा कर ध्रुव को ख़त्म करवा देता। पैसों की तुम चिंता मत करो, सबसे अच्छा हत्यारे को बुलाओ केशी। लेकिन अगर वो ध्रुव को नहीं मार पाया, अब इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता साहब। ठीक है, तुम हत्यारे को बुलाओ, पहले वह ध्रुव को मारने की कोशिश करेगा और असफल होने की स्थिति में मंगल ग्रह जाने वाले रॉकेट को नष्ट कर देगा। रॉकेट को नष्ट? ऐसा क्यों? तुम आम खाओ केशी, आम के अंदर की गुठली क्या है, यह सोचकर दिमाग ख़राब क्यों करते हो? बात तो सही है, तो फिर सौदा पक्का? पक्का। तुम्हारे कमीशन की रकम काम होती तुम तक पहुंचा दी जाएगी।
राजू को डॉक्टर साहब की योजना तो समझ आई, लेकिन एक बात उसकी समझ में नहीं आई। तुम रॉकेट को नष्ट करके काम दूसरों से क्यों करवाना चाहते हो? ये काम तो हम भी कर सकते हैं। कर तो सकते हैं वेंकट, लेकिन रॉकेट वाले को हमारे आदमियों नहीं दूसरे आदमी भी हैं, और अगर हम उनके बात जरिए बाहर फैल गई तो हम दोनों लपेटे में आ सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा ये काम कोई बाहर वाला ही करे, ताकि गड़बड़ होने पर उससे हमारा संबंध साबित ही ना हो सके। बात तो ठीक कही तुमने, शिष्य कोई आ रहा है। डॉक्टर साहब, वेंकट, राजू इसी पल का इंतजार करते थे। आहा, हमारा अंतरिक्ष यात्री सुपर कमांडो ध्रुव, आओ आओ। यह सब क्या चक्कर है डॉक्टर साहब? चक्कर कैसे चक्कर? जवाब में ध्रुव डॉक्टर साहब को राजनगर बंदरगाह पर घटे घटनाक्रम के बारे में बताता चला गया। वे खाली कंटेनर, वे सारी एक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं ध्रुव। दरअसल दुनिया के हमारे मंगल ग्रह अभियान से खुश नहीं है। वे हमारे प्रोजेक्ट में बाधा डालना चाहते हैं, इसलिए हम रॉकेट के पुर्जों को अलग अलग रूटों से मंगवाते हैं। इनमें से 2 रूटों पर तो खाली कंटेनर भेज जाते हैं और सिर्फ एक रूट पर सामान आता है। उसको इसका पता या तो हमको होता है या फिर जहाज के कैप्टन को। इस जिवागो शिप में तो खाली कंटेनर ही आने थे, माल तो हमारे पास पहले ही पहुंच चुका है। ओहो, ध्रुव को शक तो हुआ, लेकिन फिर भी वह खामोश रह गया। क्या सोचने लगे? अब सोचना छोड़ो और रॉकेट साइट पर चलने की तैयारी करो। अब तुम्हारा ऊपर जाने का समय आ गया है। 1 हफ्ते बाद हिमालय की तराई में स्थित उस रॉकेट साइट पर ध्रुव डॉक्टर साहा के साथ खड़ा था। ये स्थान हमने रॉकेट की उड़ान के लिए चुना है। ध्रुव, दरअसल 2 साल पहले तक यहाँ जंगल हुआ करता था, फिर एक उल्का इस स्थान पर आकर गिरी। अजीबोगरीब उल्का थी, उसके टकराने से पूरा इलाका जंगल जलकर राख हो गया, लेकिन ज़मीन में गड्ढा तक दिखाई नहीं दिया। और तो और उसको पूरा उल्का का कोई पता नहीं चला। शायद टकराने के धमाके ने उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अंतरिक्ष से सीधी उल्का आकर गिरने से हमको ये विश्वास हो गया कि अगर इस स्थान से रॉकेट को छोड़ा जाए तो उसका उड़ान पथ निश्चित करने में आसानी होगी। इसलिए हमने इस स्थान को रॉकेट छोड़ने के लिए चुना है। डॉक्टर साहब का ख्याल एकदम गलत था। अंतरिक्ष से आकर गिरने वाली चीज़ वस्तु उल्का नहीं थी, बल्कि एक अंतरिक्ष यान था, जिसके धरती पर टकराने से गड्ढा तो जरूर हुआ था, लेकिन उसने अपने शक्तिशाली पंपों की मदद से उस अंतरिक्ष यात्रियों ने मिट्टी को वापस खींचकर गड्ढे में भर दिया था और भूमि पूरी तरह से समतल कर दिया था। डारा पेरिस्कोप स्क्रीन पर नज़र वाले आने वाले बाहर के इस दृश्य को देखो। यह मशीनी ढांचा तो कोई रॉकेट लगता है टार, या वाह, यानी हमारे ठीक ऊपर बनने वाला मशीन यंत्र एक रॉकेट है। हाँ नडारा, लेकिन पहले इसकी जांच पड़ताल करके यह देखना होगा कि यह रॉकेट इस योग्य है या नहीं, जो हमको उस ग्रह तक ले जा सके। मैं जाकर सब कुछ पता करके आता हूँ। ज़रा सावधानी से काम करना टार। घबराओ नहीं, मैं अपने कलाइयों पर डिसरप्टर बांध कर जा रहा हूँ, जो हमको अदृश्य कवच में तो रखता है और ज़रूरत पड़ने पर कंपन तरंगे भी छोड़ता है। हाँ, लेकिन इसकी ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि यह यंत्र एक बार में एक ही शक्ति का प्रयोग कर सकता है। या तो तुम अदृश्य हो सकते हो या फिर कंपन तरंगे छोड़ सकते हो। चिंता मत करो नाडारा। क्लिक। कंपन तरंगे छोड़ने का मौका आएगा ही नहीं, क्योंकि इस अदृश्य रूप में मुझे कोई देख ही नहीं सकता। जब बहुत ज़्यादा ध्यान से देखे तभी देख सकता है, जब कोई बहुत ज़्यादा ध्यान से देखे, और अगर ऐसा कोई करेगा ही नहीं, मैं अभी आता हूँ। टार तो सांत्वना देकर चला गया, लेकिन नाडारा का दिल अभी भी आशंका से कांप रहा था। हमारा यान इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि यह उड़ भी नहीं सकता, लेकिन ग्रह देवता की कृपा से इसके बाकी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं, तभी हम इतने दिनों तक जिंदा रह सके। लेकिन अब छिपे रहना बहुत मुश्किल लगता है। ग्रह देवता करें यह रॉकेट हमारे काम के उपयुक्त का हो, हम वापस अपने घर जा सकें। मदद करो ग्रह देवता। नाडारा की इच्छा जल्दी पूरी होने वाली थी, क्योंकि इसी वक्त सतह के ऊपर रॉकेट कंट्रोल सेंटर में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बंसल, आओ कहो क्या बात है। 2 मिनट की सीधी सी बात है वेंकट साहब। आप तो जानते हैं कि ध्रुव मुझसे उस दिन राजनगर बंदरगाह पर पूछताछ कर रहा था। आज यहाँ पर देखा तो कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था। मुझे डर है कि कहीं मेरा मुंह ना खुल जाए। आप तो जानती हैं कि अगर मेरा मुंह खुला तो आप लोगों की सांसें बंद हो जाएंगी। तो क्या चाहते हो आप? मुझे मुंह बंद रखने का जितना दे रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है, मुझे इससे दुगना चाहिए। और अगर ना दें तो मेरा मुंह खुल भी सकता है सर। मुंह खोलोगे तो तुम भी फंसोगे बंसल। मैं तो 6 महीने में छूट जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों कम से कम 20-20 सालों के लिए अंदर जाओगे। रास्कल, नमकहराम कमीने। गुस्से में कांपते वेंकट राजू शाह ने एक साथ बंसल पर टूट पड़े और बंसल अपना संतुलन खोकर खिड़की का शीशा तोड़ते हुए छनाक बिल्डिंग के अंदर की जानकारी लेने के लिए घूमने जा रहे टार के सामने आ गिरा और चीख की आवाज़ सुनकर कई लोग घटनास्थल पर दौड़े। धमाम। ध्रुव भी उनमें से एक था। क्या हुआ? अरे ये तो बंसल है, डॉक्टर वेंकट राजू का पर्सनल सेक्रेटरी। पता नहीं क्या हुआ, ये तो शीशा तोड़ता हुआ ऊपर से गिरा है। कांच के टुकड़े देखने से तो लगता है कि ये ऊपर से गिरा है। अरे यह क्या है? ध्रुव की तेज निगाहों से टार की शीशे जैसी पारदर्शी आकृति बच ना सकी। ओहो, इस मानव ने मुझे देख लिया। कमाल की नज़र इसकी है, मुझे यहाँ से भागना होगा।
लेकिन तब तक ध्रुव टार की आकृति की तरफ लपक चुका था। सोचने में मूर्खता लगती है, लेकिन मुझे चेक करना होगा कि यह सचमुच है या मेरी नज़रों का वहम, क्योंकि अगर ये असली है तो इसका संबंध बंसल की हत्या से हो सकता है। अगले ही पल ध्रुव को पता चल गया उसकी आंखें ठीक हैं। तड़ाक! ओहो आश्चर्यजनक, ये तो कोई आदमी लग रहा है अदृश्य रूप में। अगर यह कोई आदमी है तो बंसल की हत्या में इसका संबंध जरूर है। यह हत्यारा भी हो सकता है, और सुपर कमांडो ध्रुव से बचकर कोई भी नहीं, हत्यारा नहीं भाग सकता। ध्रुव ने उस अदृश्य आकृति को गर्दन से कस लिया, सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल टार के शक्तिशाली हाथों ने ध्रुव को उछालकर दूर फेंक दिया। और ध्रुव के साथ साथ कई लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। यह क्या हो रहा है? ध्रुव अपने आप हवा में उछलकर कैसे गिर पड़ा यार? कारण से ध्रुव समझ रहा था कुछ गड़बड़ है। इस आकृति ने मुझे जिस आसानी से उठाकर फेंका है, उसे देखकर तो लगता है ये आदमी नहीं वनमानुष है। मामला उतना आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा था। मैं इसको भागने का मौका नहीं दे सकता। ओह, यह तो मुझे घसीटता ले जा रहा है। गजब की ताकत है इसमें। सर, मुझे स्टार लाइन को छोड़ना ही होगा, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये पहाड़ों की तरफ भाग रहा है। ये इस नज़रों से ओझल भी हो गया तो भी चट्टानों के बीच कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। टार थोड़ा निश्चिंत हो उठा था। ये माना मेरे पीछे पड़ गया। दरअसल इसकी नज़रें मेरी आकृति पर जम चुकी हैं। एक बार मैं इसकी नज़रों में ओझल हो गया तो फिर ये मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। तब मैं आराम से अपने आप गुप्त रूप द्वान से यहाँ तक जा सकूँगा। मैं इसको मानना नहीं चाहता था, लेकिन इस पर सिर्फ इसका ध्यान बटाने लायक वार ही करूँगा। दिक्कत सिर्फ यही है, ये वार करने के लिए मुझे अदृश्य रूप कुछ पलों के लिए त्यागना होगा। कलाई पर बधे डिसरेप्टर का बटन दबाते ही टार का अदृश्य कवच हट गया। हे भगवान, यह तो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी लग रहा है। यह उस चट्टान को छू रहा है। चट्टान थरथरा रही है। ज़रूर अपने हाथों से रॉ शॉकवेव छोड़ा है, लेकिन चट्टान पर क्यों? कड़ाम कड़ाक! ओह, समझ गया, चट्टान के टुकड़े मुझ पर गिर रहे हैं। ओफ! ये तो कड़ाक की आवाज़ रॉकेट साइट पर तक जा पहुंची। ये तो चट्टान के टूटने की आवाज़ थी। ध्रुव उधर गया है। जिमी उसे ढूंढ निकालेगा। गो जिमी! कर! हम पीछे पीछे चलते हैं, और पहाड़ों पर वह प्रतिवासी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये जरूर चट्टान के टुकड़ों के साथ ही नीचे लुढ़क गया होगा। साथ ही साथ उतना घायल भी हो गया कि मेरा पीछा ना कर सके। टार एकदम गलत सोच रहा था। ध्रुव नीचे नहीं गिरा था। चट्टानों के नीचे निकली पेड़ों की जड़ों ने मुझे गिरने से बचा लिया है। लेकिन इस प्राणी ने अभी तक इस बात का एहसास नहीं है। अब तो इसको एहसास होगा, तब तक देर हो चुकी होगी। मैं इस पर कायरों की तरह पीछे से हमला करना नहीं चाहता था। पहले मैं इसको सावधान कर देता हूँ। आवाज़ सुनकर वह पीछे घूमा, और उसी पल ध्रुव का एक जोरदार घुसा उसके चेहरे पर जड़ा। इस जोरदार वार के पीछे ध्रुव के पूरे बदन का वजन था, और टार शारीरिक लड़ाई का आदी नहीं था। उसका पूरा सिर झंझना उठा। तड़ाक! उसके संभल पाने से पहले ही ध्रुव ने झंझनाहट में दुगना वार किया। कुछ समझ पाने से पहले ही तड़ाक! टार गिरा हुआ था। वह ध्रुव उसके ऊपर खड़ा था। यदि तुम मेरी भाषा समझ सकते हो तो मुझे बताओ कि बंसल नीचे कैसे गिरा, और तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? ध्रुव यहीं पर गलती कर गया, क्योंकि वो जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वह टार के काफ़ी नज़दीक आ गया था, और अगले ही पल टार ने लपक कर उसका पैर थाम लिया। ध्रुव के पूरे शरीर में एक थरथराहट सी दौड़ गई, और फिर असहाय ध्रुव की आंखों के सामने टार फिर से अदृश्य हो गया। अभी अदृश्य होकर भाग निकलेगा, और मैं इसके इस हालत में पीछा नहीं कर पाऊंगा। मुझे संभलने में कम से कम कुछ सेकंडों का वक्त तो लगेगा ही। और अब तब तक ये मेरी नज़रों से ओझल हो चुका हो गया। अब इसे मैं कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अरे भावा भौंक! ये भौंकने की आवाज़ कैसी है? कोई कुत्ता इधर ही आ रहा है। अरे ये तो सिक्योरिटी वाला कुत्ता है जो सूंघकर बमों को तक को ढूंढ निकालता है। बन गया काम। अगर तू बमों को ढूंढ सकता है तो उस परगाही को सूंघकर ढूंढ निकाल सकता है। यह दृश्य हो तो भी वह अपनी गंध को दबा नहीं सकता। चलो उसे ढूंढते हैं। जिमी ध्रुव की बात को समझते हुए टार की महक सूंघते हुए एक तरफ लपक गया। टार अभी जादू नहीं गया था। अब मैं जंगल के बीच में होते हुए आराम से अपने यहाँ तक पहुँचूंगा। अरे आवाज़ कैसी है? टार की आवाज़ के स्रोत का पता लगाते ही आवाज़ वाला ध्रुव उस पर झपटा। भाँ! वाह, मेरे दोस्त ने उस परगाही को ढूंढ निकाला है, लेकिन इसे काबू में तो मुझे ही करना पड़ेगा। अब एक बार भागरे रूप में सामने आ गया। इस बार मुझे कलाई पर नहीं, यंत्र को दबाना है। काबू में फिट करने के लिए यंत्र को नष्ट करना है, और इसके लिए वार करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी शीशे जैसी आकृति को जरा और स्पष्ट करना पड़ेगा।
और इसके लिए कीचड़ मेरी मदद कर सकता है। तड़ाक छपाक। टार का दृश्य जब कीचड़ के गड्ढे से उठकर खड़ा हुआ तो सने कीचड़ की वजह से वह साफ नजर आ रहा था। अब तुम बच कर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुमको दूसरा मौका नहीं दूंगा। यह ध्रुव नामक प्रतिवासी तो गजब का बुद्धिमान है, पर दुख की बात यह है कि अब मुझे मजबूरन इसको ख़त्म करना पड़ेगा अपनी कंपन तरंगों से, वरना यह मेरे लिए मुसीबत के पहाड़ खड़े कर देगा। टार को दुखी होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ध्रुव को मार पाना उसके बस की बात नहीं थी। ओहो, इसने मेरे डिस्परेटर पर वार किया है। इसके अंदर नाजुक पुर्जे जरूर नष्ट हो गए हैं, क्योंकि मेरा अदृश्य रूप खत्म हो रहा है। तड़ा। अब मैं कंपन तरंगे नहीं छोड़ रहा हूँ। इस स्थिति में यहाँ रुककर इस खतरनाक ध्रुव से मुकाबला करना मूर्खता है। यहाँ से भागने का इंतजाम करना पड़ेगा। और ध्रुव के देखते देखते ही वह चट्टान में उफनती पहाड़ी नदी में कूद गया, और इससे पहले कि ध्रुव उसका पीछा करने के लिए नदी में जाता, एक आवाज़ ने उसका ध्यान भटकाया। ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब मैं उस प्रघाई के पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिलहाल कोई उसके बारे में जाने। जब मैं उसको ढूंढकर इस मामले की सच्चाई का पता कर लूँगा, तभी यह निर्णय ले पाऊँगा कि इसके अस्तित्व को दुनिया के सामने लाया जाए या नहीं। क्या हुआ ध्रुव? वह चट्टान टूटने की आवाज़ कैसी थी, और तुम यहाँ किसके पीछे आए थे? पिंग पिंग। कोई खास बात नहीं थी, वो तो मैं ओह स्टार ट्रांसमीटर पर सिग्नल आ रहे हैं। वह ज़रूर डॉक्टर साया वेंकट राजू का मैसेज होगा। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को अपने ट्रांसमीटर का कोड देकर आया था। ध्रुव, यह ध्रुव, मैं साहा बोल रहा हूँ। हमारे रॉकेट ईंधन को लेकर आ रहे टैंकर को किसी ने यहाँ 1 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर रोक लिया है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक पाने में असफल हैं। तुम वहाँ तुरंत पहुँचो। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। हाँ हाँ, देखा वेंकट राजू, टैंकर को रोकने वाला हमारा ही आदमी है, जिसे केसी ने यहाँ पर भेजा है। अब जब ध्रुव वहाँ पर पहुँचेगा तो उसको मिलेगी उसकी मौत। टैंकर को रोकने वाला सचमुच साक्षात मौत का परकाला था। ओ माय गॉड, हमारी गोलियाँ इसके स्टील कवच पर बेअसर साबित हो रही हैं। गोलियाँ चलाना बंद करो, वरना कोई गोली उछलकर टैंकर पर भी लग सकती है। तो फिर हम क्या करें सर? अब तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुम अपनी शक्ति आजमा चुके हो। अब जो करना है मोल करेगा। गोली की तरह छूटती तेज़ी से घूमती ड्रिलें गार्ड्स के शरीर को तेज़ी से छीनती चली गईं, लेकिन टैंकर को रोकने वाला शख्स मोल अपनी सफलता पर हंस नहीं सका। जीप की आवाज़, यानी कोई आ रहा है। कहीं मेरा शिकार तो नहीं है? आने वाला सचमुच शिकारी था। अरे ये कौन है? अरे ये तो जीप पर गोलियां की तरह कुछ छोड़ रहा है। ओह, टायर पंचर होंगे, जीप में अंदर से बाहर हो गई है, जीप खाई में गिर रही है। कूदो। फटाक। वह कूद कर बच गया, लेकिन मोल के पास और भी हथियार हैं, जैसे मेरे रॉकेट शूज़। दोनों सिक्योरिटी गार्ड अपनी जबड़ों को टूटने से बचा नहीं सके। धाड़। ओह, यह तो उड़ भी सकता है। इसने अपने पैरों पर रॉकेट बांध रखे हैं। बहुत फुर्तीला है ध्रुव, लेकिन तूने मॉल के रॉकेट शूज़ को भी मात दे दी। लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि इस बार मैं तुमको ही तोड़ूंगा। ताड़। लेकिन इस बार का मोल पर कोई असर नहीं हुआ। धाड़। इस टक्कर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा ध्रुव, क्योंकि मेरे सूट पर गोलियां तक बेअसर हैं। स्टील दस्तानों का करारा वार खाकर ध्रुव नीचे आ गिरा। अब मेरी ड्रिल गन तेरे काम तमाम कर देगी ध्रुव, साथ ही साथ तुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाएगा। मुझे मारने का? यानी इसे सिर्फ मुझे मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, और मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची है कि इन ड्रिलों की बौछार से बच सकूं, क्योंकि अभी अभी इस पर गहरी से हुई मुठभेड़ ने मुझे काफ़ी थका दिया है। लेकिन फिर भी इसका करना मेरा काम है, बचाना ऊपर वाले का। ध्रुव ड्रिलों की बौछार से बचने के लिए एक तरफ लपका तो ज़रूर, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ड्रिलों की दोहराल के बीच ध्रुव तक पहुँच ही नहीं पाई। वो बर्फ़ की दीवार एकाएक मेरे ड्रिलों बर्फ़ के बीच कैसे आ गई? बुध ग्रह की शीत किरणों की मदद से वायुमंडल में मौजूद नमी को जमा कर। ध्रुव नास्त्रेदमस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह बातें फ़िलहाल बाद में करना, फ़िलहाल तो इसको रोकना ज़रूरी है। और यह काम मेरी ये बेल्ट के बाहर एस्ट्रॉयड बेल्ट करेगी। नास्त्रेदमस मेरी मदद क्यों कर रहा है? नास्त्रेदमस के वार ने मोल को हवा में उछालकर पीछे फेंक दिया। ये तो ध्रुव के साथ साथ मुझ पर ही हमला कर रहा है। यानी मोल को अपनी शक्तिशाली पावर है, उसकी ड्रिल ज़मीन में घुसा सकने की पावर। ये तो ज़मीन में घुस गया। शायद ये भागना चाहता है नास्त्रेदमस। ध्रुव, पैरों के नीचे ज़मीन हिल रही है। मोल, उफ, बाल बाल बचा। वश। ओह, अगर मुझे हटने में 1 सेकंड की देर होती तो मेरा सिर धड़ से टूट कर अलग गिर चुका होता। यह मोल तो बहुत खतरनाक है। अगर ये इस तरह ज़मीन में घुसता और निकलता रहा तो हमारे सिर टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम इसको घुसने वाली जगह से देख सकते हैं, पर निकलने वाली से नहीं। इसका भी इंतजाम कर लेते हैं नास्त्रेदमस। ध्रुव की सीटी के जवाब में एक चिड़िया तुरंत नीचे उतर आई।
चिड़िया ज़मीन के कंपन को बहुत अच्छी तरह से भाप लेती है। मोल के सुरंग बनाने में सुरंग के ऊपर ज़मीन तो जो कंपन होंगे ये चिड़िया उसी का पता लगाएगी और उसका पता चल जाएगा मोल ज़मीन के नीचे किस तरफ जा रहा है। ध्रुव मोल वापस आ रहा है, लेकिन अगर यह देख ही नहीं पाए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्र ग्रह के गाढ़े बादलों ने मोल को घेर लिया और मोल अपने निशाने से थोड़ी दूर ज़मीन में जा गिरा। वाह, अब मुझे इससे निपटने का एक आइडिया आया है। घर्र, इसका स्टील सूट इसका हर जगह से बंद है सिवाय आंखों के, और आंखों पर हमला करने के लिए मुझे दो चीज़ चाहिए जो इस पेट्रोल टैंकर से मिल सकती है। ध्रुव टैंकर की तरफ लपका और कुछ देर बाद जब ध्रुव टैंकर से बाहर कूदा तो उसके हाथ में अग्निशमक यंत्र था। मिल गया। अब देखते हैं कि मोल कहाँ से बाहर निकलता है। आग बुझाने वाला यंत्र। मोल द्वारा बनाई गई सुरंग के भागती हुई चिड़िया एकाएक फड़फड़ाने लगी। चिड़िया उड़ने लगी, यानी कंपन इसी जगह हो रहे हैं। मोल यहीं कहीं से बाहर निकलेगा। मोल के बाहर निकलते ही ध्रुव इसके लिए तैयार था। आहा, मेरी आंखें! घबराओ मत मोल, ये आग बुझाने वाली फोम है। ये तुम्हारी आंखें फोड़ेगी नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए जलन पैदा करेगी। आंखों में जलन से बेहाल मोल बिना देखे हवा में उड़ने लगा और उसी पल स्टार लाइन उसके पैर में जा फंसा। अब मैं उसको उन बिजली के तारों तक उड़ने दूंगा और फिर इसकी स्टार लाइन दूसरे छोर पर इस चट्टान से बांध दूंगा। इससे क्या होगा? अगले पल हवा में उड़ता हुआ झटका खाकर बिजली के तारों पर जा गिरा और स्टील सूट के कारण उसको जबरदस्त झटका लगा। उफ, ध्रुव को मार पाना मेरे बस का काम नहीं है। मुझे 1 मिनट, धमाम। मैं भी खाम का हाथ पैर मार रहा हूँ। इसको मारने का तरीका तो मेरे सामने खड़ा हुआ है। ध्रुव हमारी तरफ आ रहा है। हमारी तरफ नहीं नाचते दमस, वह टैंकर की तरफ आ रहा है। और तब सब कुछ समझ गए। बड़ाम कड़ाम। बहुत देर हो चुकी थी। एक भीषण टैंक के धमाके ने टैंकर फट पड़ा और 200 मीटर की दूरी तक चट्टानें उड़कर पेड़ और हवा उड़ गए। काबूम! मोम! विस्फोट से किसी का भी बच पाना असंभव था। हाँ, ख़त्म हो गया। अब पूरा हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्ट। सही समय पर अकल आ गई मुझे, पर दुरुस्त आई। हाँ हाँ आई। अचानक मोल की हंसी पर ब्रेक लग गया क्योंकि आग के हल्का होते ही सामने नजर आता ध्रुव और उसका दोस्त। तुम दोनों धमाके से कैसे बच गए? हमारे बचने का रास्ता तो तुम खुद ही बनाकर गए थे मोल। ये सुरंगें धमाका होने से 1 सेकंड पहले ही हम दोनों सुरंग में घुस गए थे। तुमको मारना असंभव है लड़के। अब मैं तुमको मारने में अपना समय ख़राब नहीं करूँगा। अब मैं जाकर रॉकेट को ही नष्ट कर देता हूँ। यह क्या कर रहा है? रॉकेट को नष्ट करेगा? पर क्यों? वह तो पता कर ही लेंगे, पर तुम बताओ कि तुम नारका जेल से छूट कर आए हो या भाग कर? क्योंकि मुझे सुपरनोवा से बदला लेना था। क्योंकि वह बाहर निकल कर अखबार पढ़ा तो मेरा मकसद ही बदल गया। तुम तो जानती हो कि मैं पेशेवर अपराधी नहीं हूँ। अपराधी तो मुझे डॉक्टर शाह की वजह से बनना पड़ा। अभी तो मैंने तुम्हारी मदद की है, इसमें भी डॉक्टर शाह के कारण की है। सुपरनोवा के बारे में जानने के लिए पड़ा है अंधी मौत। पर क्यों? डॉक्टर शाह तुम्हारी नज़रों में शरीफ बनता है, लेकिन है महाबदमाश आदमी। उस मंगल ग्रह के अभियान के पीछे जरूर कोई ऐसी योजना बनाई है जिसमें उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए है। यह सिर्फ मैं तुम्हारी मदद साबित कर सकता हूँ। तुम यह बात इतनी दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि राजनगर बंदागर पर आने वाले पुर्जों को मैंने ही तुमको फ़ोन किया था ध्रुव, तुमने? हाँ, पर नारका जेल, मैं वापस नारका जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ उस समय जब तुम शाह को बेनकाब कर दोगे। वैसे तो मैं तुम्हारी शर्त कभी नहीं मानता, लेकिन अगर तुम्हारी बात सही है तो यह देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। लेकिन पहले मुझे शाह के खिलाफ पक्के सबूत चाहिए, तभी तय हो पाएगा कि तुम सही हो या नहीं। यह काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ। सबूत ढूंढना मेरे जैसे अंतरिक्ष विज्ञानी के लिए मामूली काम है। तुम सबूत जुटाओ, तब तक मैं मोल को ढूंढता हूँ। मोल को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि रॉकेट को नष्ट कैसे करेगा। सामने से तो वह वार नहीं करेगा, और वह कहीं ड्रिल साइट या विमान भेदी पर होगा। फिर कैसे? 1 मिनट, कहीं वह परगई भी तो षड्यंत्र में शामिल नहीं है? अगर ऐसा है तो मोल उसे ज़रूर मिलेगा। मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ से परगई नदी में कूदा था, और उसके छुपने की जगह का रास्ता उधर से ही जाता है। टार फिलहाल इस षड्यंत्र में शामिल नहीं था, लेकिन जल्दी होने वाला था। और फिर उस लड़के ने मेरे डिस्पेक्टर पर वार किया, सारे पुर्जे नष्ट हो गए। खैर, कंपन तरंगें छोड़ने को तो मैंने ठीक कर लिया, देर में अदृश्य होने वाला भी ठीक कर लूँगा। लेकिन अब हमको काम बहुत जल्दी करना होगा। ये जगह खतरनाक बनती जा रही है। देखो ना, ज़मीन भी हल्की हल्की सी काँप रही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऊपर मशीन चल रही है, उसी के कंपन होंगे। टार का ख्याल गलत था, ये कंपन दूसरे कारण से थे। रॉकेट को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है रॉकेट साइट के नीचे मैं सुरंगों का ऐसा जाल बना दूं कि ज़मीन रॉकेट का और रॉकेट कंट्रोल सेंटर का बोझ ही ना संभाल सके। थोड़ी देर में यह जगह रॉकेट साइट के बजाय मलबे का ढेर बन जाएगी। कर्रररररर। मोल यह नहीं जानता था कि वह सुरंग खोदते खोदते उस जगह काफ़ी पास आ गया था।
जहाँ पर वह अंतरिक्षयान जमीन के नीचे दबा था। नहीं। आंखें बंद होने के कारण ना तो मोल यह दृश्य देख पाया और ना ही ड्रिल के शोर में टार और नडारा आवाज़ें सुन पाए, लेकिन मुसीबत उसके पीछे लग चुकी थी। नाडारा मेरी प्रिय, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले मैं उस दुष्ट को ढूंढ कर मारूंगा जिसने मुझे घायल किया है, फिर कंपन तरंगों से इस पूरी जगह को नष्ट कर दूंगा। ध्रुव भी मोल की तलाश में पहाड़ी नदी के पास पहुंचा था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जो मोल से संबंधित हो। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं। तू यहाँ पर फिर आ गया। धड़ाक। रुको, तुम गलत ताड़। जरूर तू उसी मेटल मैन के साथ आया, उड़कर सुरंगें खोदता है। बोल, कहाँ है वह दुष्ट मेटल मैन जो मेरी साथी को घायल कर गया? रुको, तुम गलत समझ ताड़। मैं भी उसी की तलाश में आया हूँ। वह मेरा भी दुश्मन है। तुम्हारा भी दुश्मन? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? ध्रुव झूठ नहीं बोलता, लेकिन तुम आखिर हो कौन हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। यह तो बताने की जरूरत शायद नहीं है कि मैं इस ग्रह का प्राणी नहीं हूँ। मैं इस आकाश गंगा छोड़ के दूसरे छोर से आया हूँ। मेरा नाम टार है। मैं एक खोजी हूँ, एक अन्वेषक। अंतरिक्ष में ग्रह पर जीवन की खोज करने आया हूँ। तुम्हारे ग्रह पृथ्वी के पास इसी की तलाश में आया था, लेकिन तुम्हारे ग्रह को अपने घेरे में रखने वाली एक गैस जिसे तुम लोग ओजोन कहते हो हमारी दुश्मन साबित हुई, और उस गैस के संपर्क में आने से वह कुछ विशेष पुर्जे खराब हो गए, और उस वजह से जो शॉर्ट सर्किट हुआ उससे यान का पूरा इंजन खराब हो गया। हमारा यान एक उल्का की तरह आकर गिरा, ज़मीन में धंस गया, लेकिन ग्रह देवता की कृपा से हमारे यान के बाकी सिस्टम सही काम कर रहे थे। उनकी मदद के लिए तो हमने मिट्टी के अंदर खींचकर ज़मीन को वापस समतल कर दिया। तब से हम लगातार अपने ग्रह पर हाइपर सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह ओजोन परत हमारे सिग्नलों को अपने पार जाने नहीं दे रही। हमको यहाँ पर 2 साल हो चुके हैं। इतने दिनों में हम टीवी की मदद से तुम्हारी भाषा भी सीख चुके हैं। फिर हमको यह पता चला कि यहाँ पर रॉकेट बनना है। हमने उसी रॉकेट के द्वारा ग्रह जाने की सोची, और रॉकेट के बारे में विस्तार जानने के लिए अदृश्य रूप में वहाँ पहुँचा और तुमने मुझे देखा। वह पृथ्वीवासी बंसल नीचे कैसे गिरा इसका मुझे पता नहीं। ओह, लेकिन उस रॉकेट पर तुम अपने ग्रह नहीं जा सकते टार। हम अभी इतने दूर तक जा सकने वाले रॉकेट को नहीं बना सकते, लेकिन अगर तुम्हारे यान में ईंधन है तो तुम्हारे लिए मैं एक नए यान का इंतजाम कर सकता हूँ। वह बाद में देखेंगे, पहले मुझे उस मेटल मैन का पता बताओ। मैंने बताया ना कि मोल नाम के उस आदमी को मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, अब से तुम ही नहीं सारे पृथ्वीवासी उस मोल को ढूंढेंगे, क्योंकि अब मैं अपनी कंपन तरंगों से फैलाऊंगा तबाही, और इस तबाही की शुरुआत होगी इसी जगह से। अब यह तबाही से तभी रुकेगी जब मोल मेरे सामने आकर रुकेगा। नहीं टार, रुको। ध्रुव की टार ने कंपन तरंगों की भीषणता का एहसास पहली बार हुआ। पूरी ज़मीन कांप उठी, पेड़ जड़ों से हिलने उखड़ने लगे, चट्टानें लुढ़कने लगी, ज़मीन में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। लेकिन ज़मीन के ऊपरी परत की आंखें चमक उठीं और सुरंग बनाता हुआ मोल नजर आ गया। रुक जाओ टार, बहरा मोल। मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा। नहीं टार, वह तुम उसको नहीं पकड़ पाओगे, बल्कि उसकी पकड़ने जाने में और तबाही फैला दोगे। उसको मैं पकड़ता हूँ, तुम ठीक वैसे ही करो जैसा मैं कहता हूँ। तुम अपनी कंपन तरंगों की मदद से पहाड़ी नदी के इस किनारे पर बनी अपनी चट्टान को तोड़ दो। अभी चट्टानों को चूर चूर कर देता हूँ, पर इससे होगा क्या? इससे पहाड़ी नदी का पानी इधर सुरंग की तरफ तेजी से बहेगा, और पानी के तेज बहाव के साथ बहता हुआ मैं हिस मोल तक पहुँच जाऊँगा। अब सबसे पहले इसके रॉकेट की आग को बुझा देगा, और फिर जब रॉकेट पानी आंखों के रास्ते सूट के अंदर घुसेगा तो अपना हेलमेट उतारने को मैं मजबूर हो जाएगा। उफ गड़प, यह क्या हो रहा है? पानी कहाँ से आ गया? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मुझे अपना हेलमेट उतारना होगा। हेलमेट को उतरते ही ध्रुव ने एक जोरदार वार किया, और उसका दूसरा वार पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तड़ाक। क्योंकि एक ही बार में मोल अपने होश खो बैठा था। और ये रहा हमारा अपराधी टार। इसको इसका सबक मिल गया है, लेकिन अब इसकी दयनीय दशा देखकर मुझे इसे छूने का भी मन नहीं कर रहा है। तभी कोई आ रहा है। टार, तुम छुप जाओ। लेकिन टार के कुछ पाने से पहले ही आने वाला सामने आ चुका था। नास्ते दमस, तुम यहाँ? मैं तो सिक्योरिटी वालों से बचने के लिए जंगल की तरफ आ गया था, लेकिन तुम्हारे साथ ये कौन है? ध्रुव ने नास्ते दमस को संक्षिप्त रूप में टार के बारे में बताया। अब तुम मुझे बताओ, तुम वे सबूत लाए हो डॉक्टर साहब को अपराधी सिद्ध कर सकें? लाया हूँ ना, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, रॉकेट के डिज़ाइनों की जेरॉक्स कॉपी। इसको मैं डॉक्टर साहब के पर्सनल कैबिनेट से उड़ा कर लाया हूँ। इस पर जहाँ जहाँ निशान लगे वे स्थान हैं जहाँ पर कुछ खास पुर्जे होने चाहिए, जो पुर्जे रॉकेट में नहीं हैं। अगर तुमको भी इस पर विश्वास ना हो तो ये मैं शाह के पर्सनल कंप्यूटर से रॉकेट के अंदरूनी भाग की 3D डिज़ाइनों की कॉपी भी बना कर लाया हूँ। इसको देखकर तुमको साफ साफ पता लग जाएगा कि ये रॉकेट मंगल ग्रह तो क्या, पृथ्वी के पार अंतरिक्ष तक भी बड़ी मुश्किल से उड़ पाएगा। ये सही कह रहा ध्रुव। अदृश्य रूप में रॉकेट सेंटर के अंदर मैंने भी
रॉकेट को चेक किया था। हालांकि रॉकेट अभी पूरा नहीं बना था, लेकिन फिर भी जो हिस्से पूरे बन चुके थे उसमें कई महत्वपूर्ण पुर्जे नहीं लगे हैं। मैंने भी इस बात पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रह के विज्ञान के बारे में नहीं जानता था। मैं समझा कि शायद तुम्हारे यहाँ रॉकेट की तकनीक कुछ और होती हो। लेकिन अगर दोनों चीज़ें सही हैं तो डॉक्टर साहा और वेंकट राजू को रंगे हाथों पकड़ना का एक ही रास्ता है, और वह यह है कि मैं उस रॉकेट में बैठकर उड़कर जाऊं। यह तुम क्या कर रहे हो? इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। यह रॉकेट पृथ्वी पर वापस गिर के नष्ट भी हो सकता है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो साहा साफ बच निकलेगा। पूछे जाने पर पुर्जे या तो रॉकेट में लगा देगा या फिर इस दोष में किसी और के माथे पर लत डाल देगा। नहीं नाश्ते समय में साहा को रंगे हाथ पकड़ना है तो मुझे इस रॉकेट में उड़ान भरनी होगी। तो फिर तुम सीधा ऊपर जाओगे, मंगल ग्रह से भी बहुत आगे, सीधे या तो स्वर्ग में या नरक में। मेरे पास एक योजना है, लेकिन उसमें मुझे टार की मदद चाहिए। तुमने मोल को पकड़कर मुझ पर एहसान किया है ध्रुव, इस एहसान का चुकाने के लिए मौका पर मुझे खुशी होगी। आखिरकार वह दिन आ गया जब रॉकेट उड़ान के लिए तैयार था, और रॉकेट के अंदर ध्रुव भी उड़ान के लिए तैयार था। उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है ध्रुव। रॉकेट के उड़ने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। रॉकेट उड़ने में 1 मिनट पहले इंजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर धुएं के कारण तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए अपनी मातृभूमि को आखिरी बार ध्यान से देख लो। मेरा मतलब जब तक तुम वापस ना हो तब तक के लिए। और हाँ, तुमको कंट्रोल पैनल छूने की कोई जरूरत नहीं है, रॉकेट ऑटोमेटिक पायलट पर सेट है। अब मैं नीचे जाकर कंट्रोल सेंटर में तुम्हारी इस ऐतिहासिक यात्रा को देखूंगा। गुड लक ध्रुव। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। काउंटडाउन जारी था। 63, 62, 61। यान में उड़ने में 60 सेकंड है, यानी 1 मिनट। ऑल इंजन स्टार्ट। ये रॉकेट के इंजन स्टार्ट हो गए। धुएं ने यान को घेरना शुरू कर दिया। घर 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 3, 2, 1 लिस्ट ऑफ। रूम। रॉकेट ने धरती की सतह को छोड़ दिया। सारे सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। 50 सेकंड बाद यान से हमारा वीडियो संपर्क भी कायम हो जाएगा। वीडियो स्क्रीन ऑन कर दो। वीडियो स्क्रीन ऑन होते ही कुछ सेकंडों बाद ध्रुव का चेहरा उभर आया। ओह, तुम तो उठकर कुर्सी पर बैठ चुके हो ध्रुव, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। इस समय तुम सतह से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो। थोड़ी देर में तुम्हारा रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में आ जाएगा, और फिर शुरू होगा तुम्हारी यात्रा का दूसरा चरण। पृथ्वी कक्षा में स्पेस सर्विस सेंटर स्टेशन तक की यात्रा। वहाँ से डॉक्टर साहब क्या हुआ ध्रुव? डेंजर सिग्नल चल रहा है। डॉक्टर साहब, रॉकेट अपने पथ से भटक गया, वापस घूम रहा है। यह तो पृथ्वी की तरफ गिर रहा है। रॉकेट तेजी से पृथ्वी की तरफ सतह बढ़ा, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही हवा की रगड़ से रॉकेट की ऊपरी सतह गर्म होकर लाल होने लगी। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से बहुत पहले ही रॉकेट में लगी आग के कारण रॉकेट बम की तरह फट चुका था। कड़ूम बुम। कंट्रोल सेंटर में कुछ पलों के लिए मौत का सन्नाटा छा गया, और फिर डॉक्टर साहब की कड़कती आवाज़ गूंजी। रॉकेट गिर गया? मेरा प्रोजेक्ट असफल हो गया? नहीं, यह नहीं हो सकता। ज़रूर मेरे रॉकेट के साथ किसी ने छेड़खानी की है। मैं एक हाई पावर कमीशन बिठाऊंगा, इंक्वायरी कराऊंगा। ओह ध्रुव, मैंने तुमको मौत के मुंह भेज दिया। ये क्या किया मैंने? धरती ने आज एक अपना लाल खो दिया। सुबह दूरदर्शन पर रॉकेट की उड़ान का सीधा प्रसारण देख रहे दर्शक भी अपनी सबको संभाल नहीं सके। ओह मेरा बेटा ध्रुव, क्या इतने दिन तक ही तेरा साथ था? मम्मी भैया उस रॉकेट में क्यों गया? बोलो ना। राजनगर पूरी तरह शोक में डूब गया, लेकिन राजनगर कई हिस्सों में ठाके गूंज रहे थे। हाँ, देखा वेंकट, कितनी सफाई से सारा काम हो गया। रॉकेट में लगने वाले आधे से ज़्यादा पुर्जों के पैसे बचाकर हमारा पति बन गए, और सबसे मज़े की बात तो है हमारे खिलाफ सबूत नष्ट हो चुके हैं। ध्रुव ने मोल को पकड़ लिया था तो मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन ध्रुव उसकी जुबान खुलवा नहीं पाया। अब वह कभी नहीं खुलवा पाएगा, क्योंकि खुद उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। लेकिन मेरे मरने से तुम्हारी जुबान काफ़ी तेज़ी से चल रही है। कौन है बे? ध्रुव, तुम तो मर चुके हो, या तुम नहीं हो सकते। अगर मैंने तुम्हारे रॉकेट में उड़ान भरी होती तो मैं ज़रूर मर चुका होता, लेकिन मैं तुम्हारे रॉकेट पर तो उड़ान भरी नहीं डॉक्टर साहब। उड़ान नहीं भरी, ये कैसे सोचता है? मैं रॉकेट में तुमको रॉकेट में बिठा कर आया था। उसके बाद वीडियो पर हम सब लोग तुमको रॉकेट के अंदर बैठा हुआ देख रहे थे। तो क्या तुम अंतरिक्ष में रॉकेट से बाहर निकल गए थे? अंतरिक्ष में नहीं, तुमको याद होगा उड़ने से पहले 1 मिनट पहले इंजन स्टार्ट हुआ था, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। मैं उसी धुएं की आड़ में उड़ने के 50 सेकंड पहले ही रॉकेट से बाहर आकर एक स्थान पर चला गया था।
और वह गुप्त स्थान था टार का दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्षयान। तो वीडियो पर तो हम लोग रॉकेट के अंदर बैठा हुआ वह कैसे देख रहे थे? वे वीडियो सिग्नल रॉकेट से नहीं बल्कि कहीं और से भेजे जा रहे थे वेंकट। और उसमें प्रसारण में मैं तो असली था, लेकिन मेरे पीछे का दृश्य यानी रॉकेट के अंदर का दृश्य कंप्यूटर बनाया हुआ 3D डिज़ाइन था, जो तुम्हारे कंप्यूटर में बनाया हुआ था, जिसके आधार पर असली रॉकेट को हूबहू वैसा बनाया गया था। इस वीडियो प्रसारण में उन 3D डिज़ाइनों को मिश्रित करके ऐसा आभास हुआ मानो मैं रॉकेट में बैठा हूँ। और ये प्रसारण मिक्सिंग सिर्फ टार की स्पेसशिप के अत्याधुनिक सिस्टमों द्वारा की हो पाई थी। पर उन 3D रॉकेटों डिज़ाइनों की फ्लॉपी तुम्हारे पास आई कैसे? वे फ्लॉपी ध्रुव को मैं ला कर दी थी। नास्ट्रेदमस, तू है फ्लॉपी चोर? तुम्हारे चेहरे से नकाब उतारने के लिए अगर मुझे रिजर्व बैंक में भी चोरी करनी पड़ती तो मैं वह भी करता डॉक्टर साहब। रॉकेट पुर्जों की चोरी के बारे में तो मुझे पहले से ही पता चल चुका था साहब। मैं चाहता था तुमको पहले भी पकड़ सकता था, लेकिन तब तुम अपनी गलती सुधार लेते या फिर अपना दोष किसी और के माथे पर मढ़ देते। इसलिए पहले मैंने तुम्हारे बचने के रास्ते को बंद किया, फिर तुमको इन पैसों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। अब तुम लोग बचकर कहीं नहीं जा सकते साहा और वेंकट राजू। गलत ध्रुव, अब तुम लोग बचकर कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी मौत रॉकेट के हाथों नहीं मेरे हाथों लिखी थी, लेकिन ट्रिगर दबने से पहले ही नाश्ते में हरकत में आ गया। तुम लोग खामखाई गर्म हो रहे हो। मैं ठंडा करने के लिए तुम दोनों को थोड़ी सी मदद करता हूँ, बुध ग्रह द्वारा शीत किरणों की तरह। शाबाश नास्तेदमस, अब ये दोनों जागेंगे तो जेल में होंगे। मेरा काम पूरा हो गया ध्रुव, अब मैं अपने आप पास वापस नारका जेल चला जाऊँगा। मैं तुम्हारा केस फिर से खुलवाकर तुम्हारी सज़ा को माफ़ कराने की कोशिश करूँगा नास्तेदमस। और फिर बाद में राजनगर के सुनसान तट पर यहाँ से थोड़ी दूर पर समुद्र के अंदर एक अंतरिक्षयान डूबा हुआ है टार। उसमें कुछ समय पहले Q3 नामक एक वैज्ञानिक दूसरे ग्रह से आई थी। ये आई थी मौत के चेहरे कॉमिक्स में, जो हमारे चैनल पे अपलोड है। आपने नहीं पढ़ी है ध्रुव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद वह अपने ग्रह वालों पृथ्वी आकर अपने दूसरे यान को वापस ले गए। उस यान में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ ईंधन की कमी के कारण वह यान यहाँ पर आ गिरा था। वह यान हमारे ईंधन से शायद चल जाए। ध्रुव, हमको वहाँ तक ले चलो। थोड़ी देर बाद टार और नडारा Q3 के अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर रहे थे और फिर वश, वाह, टार के यान का ईंधन काम कर गया। कौन जानता था कि ये दूसरे ग्रह वाले एक षड्यंत्र को विफल करने में मेरी मदद करेंगे और फिर मैं उनको उनके ग्रह तक जाने में मदद करूंगा। अलविदा टार और नडारा। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है और इसी के साथ षड्यंत्र सीरीज़ भी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। ये कॉमिक्स मुझे तो बहुत पसंद आई थी, मेरी बड़ी फेवरेट कॉमिक्सों में से थी। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।